आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सुनने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन क्या सच में ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है? अगर हम इसे सही तरीके से समझे तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक साइक्लिक इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील की डिमांड कब होती है? जब इकोनॉमी में बूस्ट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चल रहा हो। ऐसा क्यों? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तो मैं आज भी पिज्जा खा सकती हूँ, कल भी पिज्जा खा सकती हूँ और परसों भी पिज्जा खा सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे स्टील की जरूरत है तो मैं उतना ही परचेज करूंगी जितने की मुझे नीड होगी। तो आयरन एंड स्टील की डिमांड एंड सप्लाई हमेशा लिमिटेड होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो है श्याम मेटालिक्स लिमिटेड, और इसका आईपीओ आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक्स के आईपीओ के बारे में। जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल, रिस्क, स्ट्रेंथ्स, फाइनेंशियल्स एंड और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आखिर ये कंपनी करती क्या है? तो श्याम मेटालिक्स मेनली दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने में फोकस करती है, जो है स्टील प्रोडक्ट्स एंड फेरो एलॉयज। तो फेरो एलॉयज ऐसे टाइप का आयरन होता है जिसमें आयरन के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीज, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। तो 2021 के डेटा के हिसाब से ये इन्हीं फेरो एलॉयज को बनाने में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है। इवन ये पेलेट मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है। एंड फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में। ये स्पॉन्ज आयरन हाई क्वालिटी स्टील्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट में बहुत सारे टाइप के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आयरन पेलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, टीएमटी, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, वायर रॉड्स एंड फेरो एलॉयज, जिसमें से उनका फोकस सबसे ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स में है जिससे उन्हें हाई मार्जिन जनरेट होता है, जो है कस्टमाइज्ड बिलेट्स एंड फेरो एलॉयज फॉर स्पेशल स्टील एप्लीकेशन। इवन ये आगे चल के और भी प्रोडक्ट्स में एंटर करना चाहती है, जैसे कि पिग आयरन, डक्टाइल आयरन पाइप्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स। करेंटली इनके 3 बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो है उड़ीसा में संबलपुर में और वेस्ट बंगाल में जमुरिया एंड मंगलपुर में लोकेटेड है। और जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है और सबकी कैपेसिटी भी डिफरेंट है। इवन ये सारे ही प्लांट्स बहुत स्ट्रैटेजिकली इन लोकेशंस पे सेटअप किए गए हैं, क्योंकि इनके जो भी रॉ मटेरियल है जो मेनली ईस्टर्न इंडिया से आते हैं वो इस लोकेशन के आसपास ही पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। इवन इनके सारे ही प्लांट्स प्रॉपरली रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट्स से कनेक्टेड है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को और ईजी बना देते हैं और टाइम भी सेव कर लेते हैं। देखा जाए तो वो सारे ही रॉ मटेरियल अपने आसपास के ही लोकेशन से लेती है। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि उनके जितने भी रॉ मटेरियल है, चाहे वो आयरन ओर हो या मैग्नीज ओर, सारे उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 250 किलोमीटर की ही दूरी पे है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनका बहुत डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जिसका रेवेन्यू कुछ इस तरह है। जैसा कि हम इस टेबल से देख सकते हैं कि 2018 से 21 तक किस प्रोडक्ट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। इवन कोविड के टाइम पे 2020 में भी रेवेन्यू अच्छे ही दिख रहे हैं। और अगर बात करें इनके कस्टमर्स की, तो वो भी अपने अपने फील्ड में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। जैसे इनके डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील, रिमझिम इस्पात लिमिटेड, और वहीं इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं नोरकॉम डीएमसीसी, पॉस्को इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, वर्ल्ड मेटल एंड एलॉय एफजेडजी एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि श्याम मेटालिक्स की डोमेस्टिक बाउंड्रीज में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है। इवन इनका संबलपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोस्टली इंडिया के सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट को केटर करता है, वहीं जमुरिया एंड मंगलपुर यूनिट नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन को कवर करता है। तो ऐसे में इनकी रिकग्निशन ऑलमोस्ट हर जगह ही है, जिसकी वजह से 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से इनके इन टोटल 13 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इवन अगर हम इनके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से जब से ये इनकॉर्पोरेट हुई है तब से अभी तक इनका इबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन नेगेटिव नहीं गया है। मतलब कि ये हर साल पॉजिटिव इबिटा देता है, और ये किसी भी हैवी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी के लिए बहुत मुश्किल काम रहता है। इवन इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी इंक्रीज हुआ है हर साल।
कोविड की वजह से 2020 में थोड़ा सेटबैक आया है, लेकिन जैसे जैसे स्टील इंडस्ट्री आगे चल के ग्रो करेगी, रेवेन्यू भी हो सकता है बढ़ते जाए। अब अगर बात करें कंपनी के टोटल एसेट्स एंड पैट की, तो टोटल एसेट्स तो हर साल इंक्रीज हुए हैं, वही पैट भी 2018 से 19 में इंक्रीज हुआ है, लेकिन कोविड के इम्पैक्ट से 2020 में वापस ड्रॉप हो गया। और सिर्फ रेशियो ही नहीं, इस कंपनी के मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट के लोग स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। और क्योंकि ये हैवी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, तो ये ऑब्वियस है कि इन्हें अपने बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारा डेट लेना पड़ता होगा। तो यहाँ किसी भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो, तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है। तो अगर हम श्याम मेटालिक्स की बात करें, तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 0 के ही आसपास रहा है, और वही ROCE भी पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा रहा है। इवन अगर हम डेट की बात कर रहे हैं, तो कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने डेट को जल्दी पे ऑफ करके डेट फ्री होना चाहती है। बट अगर हम इनका ग्रॉस डेट टू इबिटा देखें, तो वो कुछ इस तरह है। 2018 से 20 के बीच में तो बहुत बड़ा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ग्रॉस डेट टू इबिटा हमें ये दिखाता है कि कंपनी की अर्निंग्स के अकॉर्डिंग उसका डेट कितना टाइम्स है। तो अगर हम 2020 की बात करें, तो कंपनी का डेट ऑलमोस्ट उसकी अर्निंग्स के 2.10 टाइम्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट वहीं विद इन 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 ये रेशियो उन्होंने ड्रास्टिकली चेंज किया, ताकि वो जल्दी से जल्दी डेट फ्री हो जाए और फाइनेंस कॉस्ट कम हो, और वो वर्किंग कैपिटल के लिए अपने कैश को यूज कर पाए। इवन इस IPO को लाने का उनका मेन पर्पस भी डेट रीपे करना है। अब ये तो हमने बात कर ली कि कंपनी आखिर करती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर उसके बिजनेस मॉडल में कितनी खामियां हैं। तो अब बात करते हैं इसके वीकनेसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो बात आती है रॉ मटेरियल की सप्लाई की। तो देखा जाए तो इनकी जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि आयरन ओर फाइन्स एंड मैग्नीज, ये सब का इनके सप्लायर के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि ये हमेशा श्याम मेटालिक्स को ही अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। तो अगर इन फ्यूचर सप्लायर रॉ मटेरियल देने से ही मना कर दे, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इवन ये कुछ रॉ मटेरियल्स को बाहर से इंपोर्ट भी कराते हैं, और उनके साथ भी इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके बाद इस कंपनी की मेजर सक्सेस जुड़ी हुई है इनके लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि इनका बहुत सारा रॉ मटेरियल बाहर से सप्लाई होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इन केस अगर कल को किसी भी रीजन से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, तो इनके कॉस्टिंग पे भी फर्क पड़ता है, और इवन इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे भी। इसके अलावा एक और मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ सकता है, वो है स्टील की मार्केट में डिमांड एंड प्राइसिंग। जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि स्टील इंडस्ट्री बहुत ही साइक्लिक नेचर की होती है, जिसकी डिमांड पूरी तरह से कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनेशनल डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। इवन इंडियन स्टील इंडस्ट्री ने इससे पहले कई बार अच्छे और बुरे दोनों ही फेजेस देखे हैं। स्टील इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट से बहुत जल्दी अफेक्ट होती है, तो ऐसे में इस कंपनी का कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू इंटरनेशनल कंट्रीज से आता है। तो अगर इन केस स्टील की ग्लोबल डिमांड में कमी आती है, तो उनके ये सारे रेवेन्यूज कंपनी खो सकती है, और ये सारे ही एक्सपोर्ट्स मोस्टली नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, जापान एंड दुबई जैसी कंट्रीज में होते हैं। इवन इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू मटेरियल की सप्लाई ईस्टर्न इंडिया से आती है, तो ऐसे में अगर वहाँ कोई भी कैलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड या कोई भी सोशल या पॉलिटिकल इशू होता है, तो रॉ मटेरियल की सप्लाई में डिले हो सकता है, या फिर इवन सप्लाई कैंसिल भी हो सकती है। देखा जाए तो इनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ये सारे ही पार्शली ओन्ड है या फिर लीज्ड है प्रमोटर ग्रुप एंटिटी के साथ, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के ये उन लीज को रिन्यू करवा पाएगी या नहीं। और अगर बात करें इनकम की, तो इनका मेजर रिवेन्यू इनके टॉप 10 क्लाइंट से ही आता है, जो कि बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है। जैसे कि इनके टॉप 10 कस्टमर्स से इनका इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इनकेस अगर ये क्लाइंट्स किसी और सप्लायर के पास शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू हाथ से जा सकता है। अब क्योंकि ये स्टील इंडस्ट्री है, तो इसमें ये देखना काफ़ी ज़रूरी है कि इतने हैवी एंड कैपिटल इंटेंसिव प्लांट्स को सेटअप करने के पीछे कंपनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं, क्या उतनी कैपेसिटी से कंपनी उन प्लांट्स में परफॉर्म कर पा रही है या नहीं। तो अगर हम प्रोडक्ट वाइज कैपेसिटी देखें, तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी कंपनी यूज़ करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो 2018 की बात हो या 2021 की। इवन इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हर साल बढ़ ही रहा है।
अगर अब बात की जाए पीयर्स की, तो इसके मेन पीयर्स है टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट लिमिटेड। तो इन सारे ही पीयर्स में सबसे कम डेट श्याम मेटालिक्स का ही है। इवन इसका पी भी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में है अराउंड 16.16 टाइम्स, जो कि ठीक ठाक ही है। अब अगर हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इसका प्रीमियम है अराउंड ₹130। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं IPO की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो अब आप किसी भी IPO से रिलेटेड सारी ही जानकारी टिकर पे जाके देख सकते हैं। आपको बस टिकर पे जाके IPO सेक्शन में जाना है, वहाँ आपको सारे ही अपकमिंग IPOs की बेसिक डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे अगर हम श्याम मेटालिक्स का देखें तो IPO ओपन हो रहा है 14 जून को और क्लोज हो रहा है 16 जून को, और इसका प्राइस बैंड है 303 रुपये से 306 रुपये, और लिस्टिंग डेट है 24 जून को। आई होप आपको आज की हमारी ये श्याम मेटालिक्स की IPO एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। थैंक यू।